हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 18 और 19 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो हमने पहले डिस्कस नहीं किए थे। तो ये तीन टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज पीएम धन धान्य कृषि योजना, जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीएस पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस साल ये बजट में मेंशन था, तो अगले साल के प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा और इस साल के मेंस के लिए हाईली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Beyond the classroom and cubicle, confronting sexual violence everywhere. सेक्सुअल वायलेंस से कन्फ्रंट करना। जीएस पेपर 1 जहाँ पे हम सोसाइटी की बात करते हैं, जीएस पेपर 2 जहाँ हम सोशल जस्टिस की बात करते हैं और एथिक्स की बात करते हैं, हर जगह ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाउ इज ग्लोबल शिपिंग ट्राइंग टू डीकार्बनाइज? ग्लोबल शिपिंग कैसे डीकार्बनाइज होना चाह रहा है? ये जीएस पेपर 2 और 3 दोनों के लिहाजे से, आईआर इकोनॉमी दोनों के लिहाजे से क्या होगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी नए वर्ड्स, नए वोकेबलरी आप सीखते हो, उसको और ज़्यादा रिटेंशन बढ़ाने के लिए आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। आपका मेमोरी पावर उससे और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक 1, पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। पीएम धन्य धान्य कृषि योजना क्या है? तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 36 स्कीम्स को एक तरह से मर्ज कर दिया है। यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द प्राइम मिनिस्टर धन्य धान्य कृषि योजना टू डेवलप 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट। अभी ये 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स में एक तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया इसको रोल आउट नहीं किया जा रहा है। मे बी ये 100 जहाँ पे एग्रीकल्चरल ज़्यादा होता है उन डिस्ट्रिक्ट से इंप्लीमेंट होगा और धीरे धीरे इसको पूरे इंडिया में रोल आउट किया जाएगा। बाई इंटीग्रेटिंग 36 स्कीम्स अक्रॉस 11 मिनिस्ट्री। 11 मिनिस्ट्री जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर्स एग्रीकल्चर वेलफेयर एक मिनिस्ट्री हो गया, एमएसएमई एक दूसरा मिनिस्ट्री हो गया, खादी एक तीसरा मिनिस्ट्री हो गया। ऐसे बहुत सारी मिनिस्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ जल जल संसाधन अलग मिनिस्ट्री हो गया। ऐसे बहुत सारे मिनिस्ट्रीज हैं। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज के जो भी अलग अलग स्कीम्स चल रहे थे, वो 36 स्कीम्स को यहाँ पे मर्ज किया जा रहा है। मर्ज करके ऐसे 100 डिस्ट्रिक्ट्स में उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसको बोला जाएगा पीएम धन्य धान्य कृषि योजना। कंटेक्स्ट क्या है? तो ये अभी सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर ने इसको अप्रूव कर दिया है। इसका बजट कितना रखा गया? इसका बजट रखा गया है, ईयरली बजट, हर साल का बजट होगा 24,000 करोड़। वही कोई कम बजट नहीं है इसका। और ये इंस्पायर्ड है नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से इंस्पायर्ड है एंड इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और फर्स्टली ये किस पे फोकस कर रहा है? एग्रीकल्चर पे फोकस कर रहा है। एलाइड सेक्टर पे क्या कर रहा है? फोकस कर रहा है। इट इज फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। तो नीति आयोग का जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है वो कैसे काम करता है हम आगे समझेंगे। जो क्या करता है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी स्कीम्स एग्जिस्टिंग होते हैं उनका यूज करके डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्रूवमेंट लेके आता है। उसी बेसिस पे वैसा ही ये भी काम करने वाला है। प्राइम मिनिस्टर धन्य धान कृषि योजना ऑब्जेक्टिव 100 डिस्ट्रिक्ट्स में काम होगा, स्टार्ट होगा। इंस्पिरेशन नीति आयोग से लिया गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से। लॉन्च बजट में हुआ है इस साल। अप्रोच अप्रोच इंपॉर्टेंट है, ये बाकी तीनों चीजें तो हम डिस्कस कर ही चुके। ड्रिवन बाय कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम्स, कन्वर्जेंस होगा स्कीम्स का। कोलेबोरेशन अक्रॉस स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स कोलेबरेट करेंगे एंड हेल्दी कंपटीशन होगा डिस्ट्रिक्ट्स में। जो भी 100 डिस्ट्रिक्ट्स इसमें आएंगी वहां पे हेल्दी कोऑपरेशन देखा जाएगा। ग्रीनर फील्ड्स, द प्रधानमंत्री धन्य धान कृषि योजना एम्स एट enhancing agricultural productivity, increasing adoption of crop diversification, sustainable agricultural practices, augmenting post harvest storage। पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्टिंग करने के बाद, फसल काटने के बाद जो स्टोरेज होता है वहां पे बहुत ज्यादा फोकस यहाँ पे होने वाला है। एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जाए, क्रॉप्स को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, ये सारा काम यहाँ पे होने वाला है। 1.7 करोड़ फार्मर्स इससे डायरेक्टली बेनिफिट होने वाले हैं। और फीचर्स क्या है? बजट एंड ड्यूरेशन तो हमने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर धन्य धान कृषि योजना ये भी देख सकते हो। सीधे सीधे यहाँ पे क्या किया जाएगा, 3 की इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया गया है। प्रोडक्टिविटी जहाँ पे कम है उसको बढ़ाया जाएगा। क्रॉपिंग इंटेंसिटी मतलब जितने एरिया में जितना क्रॉप्स का इंटेंसिटी होना चाहिए अगर वो कम है उसको बढ़ाया जाएगा। और क्रेडिट्स का डिस्पर्समेंट, पैसा अगर किसानों को कम मिला है, लोन कम मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से वो आगे अपने एग्रीकल्चर को एक्सपेंड नहीं किए रहे हैं, तो ये 3 इंडिकेटर को यूज किया गया है 100 डिस्ट्रिक्ट्स को सेलेक्ट करने में। ये 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए हैं और टोटल 6 ईयर इनका क्या रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा। व्हाट इज द की फीचर्स?
परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग किया जाएगा, मंथली रैंकिंग निकाला जाएगा, 117 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होंगे जो नीति आयोग का मैकेनिज्म इसको सपोर्ट करेगा। ऑब्जेक्टिव, enhances agricultural productivity, augment post harvest storage at पंचायत एंड ब्लॉक लेवल्स, पंचायत एंड ब्लॉक लेवल पे पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को बढ़ाएगा, इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करेगा, फैसिलिटेट अवेलेबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट का जो अवेलेबिलिटी है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा। हाउ टू इम्प्लीमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रिपेयर एन एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान, हर डिस्ट्रिक्ट ऐसा प्रिपेयर करेगा एग्रीकल्चरल एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान को। प्लान अप्रूवल कौन करेगा, हैंडल्ड बाय डिस्ट्रिक्ट धन निधान समिति, चेयर्ड बाय कलेक्टर एंड इंक्लूडिंग प्रोग्रेसिव फार्मर्स, प्रोग्रेसिव फार्मर्स को भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। नेशनल अलाइनमेंट एग्रीकल्चरल सेल्फ सफिशिएंसी के लिए है कि एग्रीकल्चर और ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। सॉयल और वाटर जो हमारे हैं वो कंजर्व रहे, वाटर का जो यूज होता है एग्रीकल्चर में वो कम हो धीरे धीरे। ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे जो भी इसका गाइड होगा उसके हिसाब से एग्जीक्यूशन किया जाएगा। सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स बनाया जाएगा जो कि मॉनिटर कर सकेंगे, जो प्रोग्राम्स को चेक कर सकेंगे। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाना, इरिगेशन और वाटर को एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, क्रेडिट एक्सेस को इनहेंस करना, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज एक्सपेंड करना, ये इसका फोकस एरिया रहेगा। इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, अ डेडिकेटेड पोर्टल और डैशबोर्ड विल बी क्रिएटेड टू ट्रैक और डिस्प्ले द प्रोग्रेस, डेडिकेटेड पोर्टल और डैशबोर्ड क्रिएट किया जाएगा कि इसको ट्रैक किया जा सके, ठीक है, प्रोग्रेस को उसके साथ साथ रेगुलरली ट्रैक किया जा सके। टेक्निकल सपोर्ट कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज से मिलेगा, एग्रीकल्चर के यूनिवर्सिटीज से नए नए टेक्निकल सपोर्ट्स मिलते रहेंगे। फार्मर्स के इनकम को बूस्ट किया जाएगा, लोकल लाइवलीहुड्स, लोकल एरियाज में नया नया इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मतलब लाइवलीहुड को क्रिएट किया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत को इससे और ज्यादा इनहेंस किया जाएगा। अब इससे रिलेटेड जो प्रोग्राम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, जिससे जो जब सक्सेसफुल हो गया उसी से सीख के प्रधानमंत्री धन धान योजना, कृषि योजना जो है वो लाया गया है, ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम से सीख के। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या किया है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम को नीति आयोग ने लॉन्च किया 2018 में, जिसका एम था डिस्ट्रिक्ट्स को ट्रांसफॉर्म करना। इनिशियली 117 डिस्ट्रिक्ट्स रखे गए, जिस डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल एरियाज, हेल्थ, एजुकेशन वगैरह में यहाँ पे प्रोग्रेस कम था, इन डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया गया और वहाँ पे हेल्थ, एजुकेशन, स्किलिंग, बाकी जो पैरामीटर्स थे उनको क्या कराया गया, इम्प्रूव कराया गया। ठीक है, वहाँ पे प्रायोरिटाइज किया गया कि पहले किसको इम्प्रूव कराना है। लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का रेज किया गया। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लोकलाइज किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कैसे अचीव करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कैसे गरीबी हटाएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम कैसे न्यूट्रिशन बढ़ाएंगे। एरिया ऑफ फोकस 30% फोकस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का एजुकेशन पे था, 30% हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पे था, 20% इरिगेशन, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पे था, 5% फाइनेंशियल इंक्लूजन पे था, 5% स्किल डेवलपमेंट पे था। तो ये सारे एरियाज को यहाँ पे क्या किया गया, इंक्लूड किया गया। ग्लोबल इंडोर्समेंट, अ मॉडल फॉर द वर्ल्ड। ग्लोबल इंडोर्समेंट यहाँ कैसे काम करता है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी शुड सर्व एज द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर सेवरल अदर कंट्रीज where regional disparities in development status persist for many regions। जहां पे भी रीजनल डिस्पेरिटी परसिस्ट करता है वहां पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जैसा प्रोग्राम लेके आना चाहिए, ऐसा यूएनडीपी का स्टेटमेंट है। कौन ये स्टेटमेंट दे रहा है, दैट स्टेटमेंट इज गिवन बाय यूएनडीपी। इफ यू लुक एट इंडिया, वन ऑफ द अनसंग सक्सेस इज व्हाट दे कॉल द एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। जो अनसंग सक्सेस है उसको क्या बोलते हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का रिसेंट इनिशिएटिव क्या है, अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द बेस्ट प्रैक्टिस एंड की इंडिकेटर पे वैल्यूएबल इंसाइट देता है। एंड अनाउंसमेंट ऑफ टॉप रैंक्ड ब्लॉक बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर को एक तरह से लेके आता है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट्स में इंप्लीमेंट किया गया, फिर ये ब्लॉक्स में भी इंप्लीमेंट किया गया, अलग अलग कैंपेनिंग चला सारे सारे जगहों पे। तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ये सारे इनिशिएटिव्स लेके आता है। अब आगे हम लोग सेकंड टॉपिक समझना स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द पॉज।
बियॉन्ड द क्लासरूम एंड क्यूबिकल, कन्फ्रंटिंग सेक्सुअल वायलेंस एवरीवेयर। बियॉन्ड द क्लासरूम एंड क्यूबिकल, क्लासरूम से बाहर, है ना, और क्यूबिकल से बाहर। क्लासरूम क्या है? क्लासरूम है आपका स्कूल, क्लासरूम है आपका कॉलेज, क्लासरूम है आपके कोचिंग सेंटर्स। क्यूबिकल्स कहाँ है? क्यूबिकल है आपका वर्क प्लेस। तो वर्क प्लेस पे या फिर आप जहां पढ़ाई करते हो वहां पे गर्ल्स को बहुत ज्यादा सेक्सुअल वायलेंस से कन्फ्रंट करना पड़ता है। सेक्सुअल वायलेंस इज एवरीवेयर। तो ये जो सेक्सुअल वायलेंस से कन्फ्रंट करना पड़ता है, इसको लेके उड़ीसा में, कर्नाटका में, अलग अलग जगहों पे हमें ये न्यूज आते रहती है, और गर्ल्स कई बार सुसाइड भी कर लेती हैं। द ट्रेजिक डेथ ऑफ ए कॉलेज स्टूडेंट इन उड़ीसा following repeated ignored complaints of sexual harassment has reignited concern over women safety। वो रीइग्नाइट कर रहा है वुमेन सेफ्टी के ऊपर कंसर्न, खासकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, वर्क प्लेसेस में, विच आर अज्यूम्ड टू बी सिक्योर स्पेसेस। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वर्क प्लेसेस कैसे जगह माने जाते हैं? सिक्योर स्पेसेस माने जाते हैं। और वहां पे अगर ऐसी चीजें होंगी तो ऑब्वियसली ये हर तरीके से, चाहे वो सोसाइटल तरीका हो, सोसाइटी के तरीके से, सोशल जस्टिस के कंसर्न से, इकोनॉमी के कंसर्न से, एथिक्स और मोरालिटी के कंसर्न से, हर तरफ से कंसर्निंग होता है। द आर्टिकल हाइलाइट्स द वरिंग ट्रेंड ऑफ सेक्सुअल वायलेंस अकरिंग इन स्पेस ऑफन कंसिडर्ड सेफ सच एज स्कूल एंड कॉलेज campuses और वर्क प्लेसेस। वाई आर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन स्टिल राइजिंग डिस्पाइट स्ट्रिक्ट लॉज? अब वुमेन के अगेंस्ट, वुमेन के क्राइम्स को रोकने के लिए बहुत सारे लॉज हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लॉ जो है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट लॉ। पोस्ट मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। ये लॉ 2013 में बना था, और ये एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पे बेस्ड है। सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में गाइडलाइंस दिया था, विशाखा गाइडलाइंस करके एक जजमेंट आया था, जहां पे विमेन से रिलेटेड सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था वर्क प्लेस पे, तो उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साल गाइडलाइन दिया था, और गाइडलाइन के ऊपर गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। और उस लॉ के अंदर अगर जहाँ पे वर्क प्लेसेस हैं, वर्क प्लेसेस पे वुमेन कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट का कंप्लेन करती है, तो वहां पे इंटरनल कंप्लेंट कमिटी बनना चाहिए, जिसमें विमेन होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी जो कि ट्रेंड होना चाहिए, है ना। और साथ साथ इंटरनल कंप्लेंट कमिटी में ये सारी बातें होनी चाहिए कि हाँ, वुमेन वहां अपना अपना कंप्लेन जो है वहां पे रजिस्टर कर सके, लॉन्च कर सके। तो मेनी इंस्टीट्यूशन नेवर सेट अप आईसीसी। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ने आईसीसी ही, इंटरनल कंप्लेंट कमिटी ही नहीं बनाई है। और अगर करते भी हैं तो वहां के जो मेंबर रहते हैं वो ट्रेन नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं रखते हैं वो लोग। उसको एक विंडो ड्रेसिंग जैसा यूज करते हैं कि हाँ, आईसीसी बना के रख दिया, कुछ काम नहीं हो रहा है। इन 2022 यूजीसी, यूजीसी आप समझते हो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, found over 150 college still had not formed ICC despite the 2013 पोश एक्ट मैंडेट। पोश एक्ट 2013 में बोलता है कि हर जगह कॉलेजेस में, वर्क प्लेसेस पे जहां वुमेन काम करती हैं, वहां इंटरनल कंप्लेन कमिटी होना चाहिए, जहां पे वो कमिटी को पहले क्या कर सके, कंप्लेन कर सके। अब वो सारा चीज यहाँ मैंडेटेड नहीं है। रिएक्टिव नॉट प्रिवेंटिव ओवरसाइट, जो भी वुमेन को लेके एक्शन होता है कि हाँ, लोग जो भी क्राइम करने वाला है उसको जेल में डाल दो या फिर उसको फांसी लगा दो, वो सब रिएक्टिव होता है। प्रिवेंटिव क्यों नहीं होता? हम प्रिवेंट क्यों नहीं कर पाते? आईसीसी ऑफन सिट्स आइडल, आईसीसी आइडल बैठता, खाली बैठता है अनटिल अ स्कैंडल एरप्ट्स। जब तक स्कैंडल नहीं होता वो बैठा रहता है। आईसीसी के बारे में लोगों को पता भी नहीं होता। देन स्क्रैम्बल टू कंप्लाई, उसके बाद ये कंप्लाई नहीं हो पाता। आफ्टर अ हाई प्रोफाइल केस इन उड़ीसा, द स्टेट abruptly ordered all colleges to constitute ICC within 24 आवर। गवर्नमेंट ने वहां ऑर्डर दिया है कि 24 घंटे के अंदर हर कॉलेज में आईसीसी होना चाहिए। प्रूफ ऑफ इन्फोर्समेंट ओनली आफ्टर आउटरीच। सिर्फ आउटरीच जब हो रहा है, आउटरीच मतलब पब्लिक क्राई, पब्लिक जब चिल्ला रही है, तो जाके फिर ये इन्फोर्समेंट वाली बात हो रही है, पहले क्यों नहीं हुई? अंडर रिपोर्टेड फ्यूल्ड बाई स्टिग्मा, जितने भी केसेस है वुमेन रिलेटेड, बहुत सारे अंडर रिपोर्टेड, मतलब जितना केस आपको दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा होता है, बट रिपोर्ट नहीं होता। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बोलती है 2022 में, है ना, 4,45,256 क्राइम अगेंस्ट वुमेन वेयर रजिस्टर्ड, 4% इंक्रीज ओवर 2021। 4 लाख से भी ज्यादा क्राइम यहाँ पे रजिस्टर्ड हो रही हैं, with expert noting that many cases still go unreported, masking the real extent of vices। बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते, तो इतना जो दिख रहा है वो कमी है, इनफैक्ट ज्यादा ही हो रहा होगा। लो अवेयरनेस ऑफ राइट्स, बहुत सारे वुमेन में या बहुत सारी जगहों पे
राइट्स भी लोगों को नहीं पता है और प्रोसीजर्स नहीं पता है कि कंप्लेन कैसे करना होगा। 2023 में एक सर्वे हुआ था, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन एसोसिएशन सर्वे revealed over 60% of women in rural college did not even know ICC existed। अब ये सब जो पॉइंट्स है ना, ये सब डेटा है, एग्जांपल है, पॉइंट्स है, डायरेक्टली आप एग्जाम में मेंशन कर सकते हो। एथिक्स में देखो, एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग क्या लिखेंगे, मोरल करेज वर्सेस मोरल साइलेंस। The ethical obligation to intervene or report is supplanted by fear or indifference, allowing crimes to go unchecked। कई बार लोग रिपोर्ट नहीं करते हैं ड्यू टू फियर और इंडिफरेंस। इंडिफरेंस मतलब अपैथी, क्या ठीक है, होता रहता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो क्राइम्स है वो अनचेक्ड होता रहता है। वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, डीप सीटेड पैट्रियार्कल एटीट्यूड कॉन्फ्लिक्ट विद फॉर्मल लीगल नॉर्म्स। डीप सीटेड पैट्रियार्कल एटीट्यूड क्या है कि हाँ, छोटे कपड़े कोई पहना है, कोई कुछ पहना है, कोई कैसे भी रात में घूम रहा है, तो ये घूम रहा है रात में, या कुछ भी लड़की कुछ कर रही है, तो ये डीप सीटेड पैट्रियार्कल एटीट्यूड एक जगह। और दूसरा फॉर्मल लीगल नॉर्म्स, जो कि बोलता है कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाओ, है ना, पोषक को इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स, वर्क प्लेसेस में लैक एन एथिकल कल्चर दैट प्रायोरिटाइज वुमेन डिग्निटी एंड सेफ्टी। वर्क प्लेसेस में कई बार एथिकल कल्चर नहीं होता है जहाँ वुमेन की डिग्निटी और सेफ्टी को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। रादर वहां पे किस चीज को प्रायोरिटाइज किया जाता है, बहुत जगह प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज किया जाता है। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी एग्जिस्ट एज अ फॉर्मेलिटीज, नॉट जेन्युइन मोरल गार्जियंस, कोई मोरल गार्जियंस की तरह एग्जिस्ट नहीं करती है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस इंडियन इंडिविजुअल इनएक्शन, ऑफन एस्केपिंग ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। विविंग जेंडर वायलेंस एज समवन एल्स प्रॉब्लम, जेंडर वायलेंस जो है वो किसी और का प्रॉब्लम है, खुद का प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जब हम लोग भागते हैं तो फिर यहाँ पे सीधे सीधे दिखाई देता है कि एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन गया है। ट्रू एथिकल प्रैक्टिस रिक्वायर्स एवरीवन फ्रॉम पुलिस टू कलीग्स टू टेक ओनरशिप ऑफ प्रिवेंशन एंड सपोर्ट। अब बात करते हैं आईसीसी का इफेक्टिवनेस क्या हुआ। आईसीसी का इफेक्टिवनेस ओनली सिर्फ पेपर पे ही रह गया है। कॉन्स्टिट्यूट कई जगह नहीं होता है, कॉन्स्टिट्यूट होता है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, स्टेक होल्डर्स जो है अवेयर नहीं है, लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन है। आईसीसी मेंबर्स ऑफन लैक ट्रेनिंग, लीगल नॉलेज, आईसीसी मेंबर्स के पास खुद ही लीगल नॉलेज नहीं होता है, सेंसिटिविटी नहीं होता है कि केस को कैसे हैंडल करना है। तो मिसट्रस्ट और पुअर केस रेजोल्यूशन क्या आता है, पुअर आता है। गवर्नमेंट ने क्या लिया था, पोश एक्ट बनाया था 2013 में। पोश एक्ट के पॉइंट्स आप देख सकते हो। पोश एक्ट का पूरा नाम है सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013। पोश एक्ट इंक्लूड्स अनवेलकम रिमार्क्स एंड एक्शन, अनवेलकम रिमार्क्स है ना, फिजिकल एडवांसेस, सेक्सुअल फेवर डिमांड, ल्यूड जोक्स ऑल्सो अनलॉफुल। ल्यूड जोक्स अगर कोई मार रहा है, खराब जोक, डबल मीनिंग जोक्स भी अगर कोई मार रहा है, तो वो भी पोस्ट एक्ट के हिसाब से प्रोहिबिटेड है। सेक्सुअल फेवर मांगना, ठीक है। कंप्लेंट्स टू बी फील्ड विद इन 3 मंथ्स ऑफ इंसिडेंट, 3 महीने का विंडो है। अगर कोई कोई कंप्लेंट किसी को फाइल करना है तो 3 महीने के अंदर ही फाइल करना है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी हैंडल्स पोस्ट केस, आईसीसी जिसको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बोलते हैं, वो पोस्ट केसेस को क्या करेंगी, हैंडल करेंगी। इंक्वायरी हैज टू बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज, और वो पूरा केस का इंक्वायरी भी 90 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। लिस्टेड कंपनीज हैव टू डिस्क्लोज नंबर ऑफ केसेस फाइल्ड एवरी ईयर, जो भी लिस्टेड कंपनी है जो कि स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना भी पोस्ट केस हर साल फाइल हो रहा है। लीगल रिफॉर्म्स, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट चाहिए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, पोस्ट एक्ट आया है ना, निर्भया इंसिडेंट के बाद क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आया था। टेक्नोलॉजी एंड सपोर्ट, वन स्टॉप सेंटर, इन टू इन सपोर्ट फॉर सर्वाइवर्स, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, निर्भया फंड, ये सारा चीज वुमेन के लिए बनाया गया है। शी बॉक्स पोर्टल बनाया गया, शी बॉक्स, सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म फॉर लॉजिंग कंप्लेंट्स ऑफ वर्क प्लेस सेक्शुअल हरासमेंट, ऑनलाइन पोर्टल सीधे सीधे, ठीक है। गवर्नमेंट लॉन्चेस सेक्सुअल हरासमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स, जिसको क्या बोलते हैं, शी बॉक्स। इलेक्ट्रॉनिकली आप सेक्सुअल हरासमेंट को लॉन्च कर सकते हो। रजिस्टर कंप्लेंट रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस थ्रू www.wcdshnic.in। स्पीडी रेमेडी होगा वुमेन का जो कि वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट को फील कर रही हैं। कंप्लेनेंट कैन मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने जो इंक्वायरी कंडक्ट की है उसका जो प्रोग्रेस है, कंप्लेन करने वाला उसको यहाँ पे शी बॉक्स के अंदर ट्रेस कर सकता है, ट्रैक कर सकता है, ठीक है। और बाकी मिशन शक्ति के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। वुमेन के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम लिया गया है। मिशन शक्ति में आता है संबल, मिशन शक्ति में आता है समर्थ। संबल में क्या करते हैं, वन स्टॉप सेंटर वुमेन के लिए बना हुआ है।
वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके अंदर आता है, और नारी अदालत। तो संबल में इसको थोड़ा बल देने का काम करते हैं। समर्थ में उज्ज्वला योजना, सुधार गृह, वर्किंग वुमेन हॉस्टल, नेशनल क्रेच स्कीम, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आपको रिवीजन के लिए मैंने यहाँ पे दे दिया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी काम करती है वुमेन के लिए। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है। पार्लियामेंट एक्ट से कोई बॉडी बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी। 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। एक्ट कब आया था, 1990 में आया था। वुमेन खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाती, खुद के राइट्स को सेफगार्ड नहीं कर पाती। एनसीडब्ल्यू का काम होता है वुमेन के राइट्स का सेफगार्ड करना। The subjects of their campaigns have included dowry, politics, religion, equal representation of women, and the exploitation of women for labor. As per Section 3 of National Commission for Women, Commission shall consist of a chairperson, members, and member secretary. तो ये सब नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के बारे में है। इनके बारे में भी प्रीलिम्स में और मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अभी क्या करना होगा, स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट आईसीसी गाइडलाइंस का, ग्रीवियांस रिड्रेसल होना चाहिए, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फॉर विक्टिम, विक्टिम्स के लिए प्रोटेक्शन हो, विक्टिम्स के लिए सपोर्ट हो। हाउ इज ग्लोबल शिपिंग ट्राइंग टू डिकार्बनाइज, ग्लोबल शिपिंग, शिप समझते हो आप, है ना। वर्ल्ड का जो इंडिया का खासकर अगर बात करें तो 90% ट्रेड बाई वॉल्यूम जो होता है वो शिप्स के थ्रू ही होता है, वाटर के थ्रू ही होता है। तो शिप्स इतना चलते रहती हैं तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करते हैं। और ग्लोबल शिपिंग जो नेटवर्क है वो डीकार्बनाइज होना चाह रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। वो भी चाह रहा है कि डीकार्बनाइज हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन शिप से क्या हो जाए, कम हो जाए। इंडिया के लिए भी ये बहुत ह्यूज अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंट कराता है। पूरे वर्ल्ड में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड एंथ्रोपोजेनिक रीजन से निकलता है, एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन वाले रीजन से निकलता है, 3% कार्बन डाइऑक्साइड किस वजह से निकलता है, वो शिपिंग से निकलता है। और शिपिंग को पूरे वर्ल्ड में एक तरह से मॉनिटर करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका टारगेट है 2040 तक 2050 तक नेट जीरो इमिशन। एक तरह से शिपिंग इंडस्ट्री को पूरा इंडस्ट्री को बना देना है, पूरे इंडस्ट्री को ग्रीन फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी से लाद देना है। तो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशलाइज एजेंसी है। यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने स्पेशलाइज एजेंसी हैं, और सारे एजेंसीज के नाम आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने स्पेशलाइज एजेंसी हैं, ठीक है। IMO formulates regulation on shipping safety, maritime security and environmental protection but does not enforce them. Once a member state adopts a regulation, it becomes part of that. एक बार member state regulation लेता है वो इसका पार्ट बन जाता है कंट्री के डोमेस्टिक लॉ का। तो IMO को एस्टैब्लिश किया गया, तो काफी पहले एस्टैब्लिश किया गया था, उसको यूएन का एजेंसी 1959 में बनाया गया, एस्टैब्लिश 1948 में। 174 मेंबर हैं, हेडक्वार्टर लंदन में है। तो ये IMO के बारे में बेसिक डिटेल, वो बेसिक डिटेल जितना थोड़ा बहुत आपको जानने की जरूरत है। तो IMO ने एक मार्पोल कन्वेंशन लिया है। मार्पोल कन्वेंशन डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि मार्पोल कन्वेंशन क्या है। मार्पोल कन्वेंशन 1973 में अडॉप्ट किया गया। मार्पोल कन्वेंशन इज द प्राइमरी इंटरनेशनल ट्रीटी टू प्रिवेंट पॉल्यूशन ऑफ मरीन इन्वायरमेंट। ये मरीन इन्वायरमेंट से जो भी पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन अगर ये कचरा गिराते हैं समुद्र में, ऑयल लीक हो जाता है इनका, तो वाटर पॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन बहुत कॉमन होता है इनसे। तो और साथ साथ एक्सीडेंटल कॉजेज भी होते हैं, ऑपरेशनल कॉजेज भी होते हैं। ऑपरेट करेगा धुआं निकलेगा, ऑपरेट करेगा पानी कचड़े में निकलेगा, और साथ साथ एक्सीडेंटली कोई अगर यहाँ पे ऑयल का बैरल ले जा रहा है वो गिर गया, वो एक्सीडेंटल कॉज भी होता है। 1973 में इसको क्या किया गया था, मार्पोल कन्वेंशन को अडॉप्ट किया गया था। डायरेक्टली एग्जाम से पूछा जाता है। मार्पोल कन्वेंशन में ऑयल पॉल्यूशन को रोकने की बातें हैं, नॉक्सियस लिक्विड सब्सटेंस को भी रोकने की बातें हैं, हार्मफुल सब्सटेंस इन पैकेज फॉर्म, क्योंकि जब ट्रेड होता है, डिलीवरी होता है, तो सारे सब्सटेंसेस का होता है। सीवेज डिस्चार्ज, सीवेज को डिस्चार्ज करने की बात है, गार्बेज डिस्पोजल की बात है, एयर पॉल्यूशन की बात है। तो एनेक्स 1 से लेकर 6 तक 6 एनेक्स मार्पोल कन्वेंशन में आते हैं, जिसमें ऑयल पॉल्यूशन, नॉक्सियस मतलब एबनॉक्सियस हार्मफुल केमिकल टैंकर्स की यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे डेंजरस गुड्स की बात हो रही है, यहाँ सीवेज मतलब पानी वानी गंदे पानी के डिस्चार्ज की बात हो रही है, यहाँ गार्बेज कूड़े कचरे के डिस्पोजल की बात हो रही है, यहाँ एयर पॉल्यूशन की बात हो रही है। इंडिया सिग्नेटरी है मार्पोल का, और मार्पोल के जो भी रेगुलेशन है उससे इंडिया क्या करता है, एडहियर करता है। हाउ डज IMO मरीन प्रोटेक्शन ट्रीटी मेक अ डिफरेंस, IMO का मरीन प्रोटेक्शन ट्रीटी कैसे डिफरेंस मेक करता है। द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स कंटेन 6 एनेक्स। यही 6 एनेक्स अभी हम लोग पढ़ रहे थे। एक ऑयल के लिए है, एक नॉक्सियस लिक्विड के लिए है, एक हार्मफुल सब्सटेंस के लिए है, एक सीवेज के लिए,
एक गार्बेज के लिए और एक एयर के लिए। अब की टर्म्स क्या है इससे रिलेटेड, वेरी लो सल्फर फ्यूल है ना, वेरी लो सल्फर, सल्फर जितना कम होगा सल्फर डाइऑक्साइड उतना कम बनेगा। आईएमओ रेगुलेशन ने बोला है कि सल्फर कितना होना चाहिए 0.5%। लिक्विफाइड नेचुरल गैस, उसमें मीथेन होता है मेनली, मीथेन गैस कूल टू लिक्विड फॉर्म फॉर स्टोरेज, ठीक है, जिससे उसका एफिशिएंसी बढ़ता है। ग्रीन मेथनॉल मेड फ्रॉम ग्रीन हाइड्रोजन एंड कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड एट एम्बिएंट कंडीशन। बंकरिंग का मतलब होता है शिप्स को रिफ्यूल करना। कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज, ये तो प्रीलिम्स में भी आया था। टेक्नोलॉजी टू कैप्चर CO2 emission and utilize or store them. गोल्स ऑफ शिपिंग डिकार्बनाइजेशन, नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होना चाहिए शिपिंग से 2050 तक। फॉसिल फ्यूल को ट्रांजिशन करके लो कार्बन अल्टरनेटिव तक शिफ्ट हो जाना है। ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ को और बढ़ाते रहना है, प्रिजर्व करते रहना है। शिप्स, ठीक है, 600 लार्ज शिप्स इन इंटरनेशनल शिपिंग रनिंग ऑन वेल टू वेक जीरो इमिशन फ्यूल। ये 2030 का गोल है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट 2030 तक 600 लार्ज शिप्स जीरो इमिशन पे आ जाए। फ्यूल जो है ठीक है, वो धीरे धीरे हम लोग जीरो इमिशन वाले फ्यूल पे आ जाए, फ्यूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ जाए, ये सब हमारा 2030 का गोल है, ठीक है। वेल टू टैंक, वेल टू टैंक में प्रोडक्शन में एमिशन कम हो, डिस्ट्रीब्यूशन में एमिशन कम हो और ऑपरेशन में एमिशन कम हो। जब कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्रूड ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तब प्रोडक्शन में एमिशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने में एमिशन हो रहा है और ऑपरेट करने में एमिशन हो रहा है। तीनों जगह एमिशन हमें क्या करना है, कम करना है, खासकर एमिशन ऑपरेशनल एमिशंस को बहुत ज्यादा कम करना है। पाथवे टू इंटरनेशनल शिपिंग एमिशंस, ठीक है, ये आईएमओ क्या बोलता है कि हमें एमिशंस को एटलीस्ट 50% तक क्या करना है, कम करना है। रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल, एफिशिएंसी गेन्स अलोन कैन नॉट अचीव द आईएमओ जीएचजी रिडक्शन। A transition to zero carbon fuel and electricity from renewable energy resources needed. हमें सीधे सीधे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स पे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। ग्रीन फ्यूल में क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल, बायोफ्यूल, ये सबको हम लोग ऑल्टरनेटिवली क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये बार बार आते रहेगा तो आपको ये सारी चीजें पता चलते रहेगी। इंडस्ट्री एडॉप्शन चैलेंजेस, इंडस्ट्री अगर ये नए नए फ्यूल को अडॉप्ट करेगी तो इंडस्ट्री को टेक्नोलॉजी नया रखना पड़ेगा, इंडस्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर का नीड होना पड़ेगा, न्यू बंकरिंग फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी, स्टोरेज टैंक बनाने पड़ेंगे, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बनाना पड़ेगा, कॉस्ट डिस्पेरिटी होगा। ई मेथनॉल एट 1950 टन डॉलर टन वर्सेस VLSFO एट 560 टन इन सिंगापुर। तो ई मेथनॉल का जो कॉस्ट है और VLSFO का जो कॉस्ट है उसमें काफी अंतर है। देखो 1950 से सीधे 560, तो ई मेथनॉल हम यूज करके भी क्या कर लेंगे, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 4 टाइम्स हमारा कॉस्ट ज्यादा जा रहा है। सप्लाई डिमांड मिसमैच, प्रोजेक्टेड 2028 डिमांड फॉर ग्रीन मेथनॉल वर्सेस सप्लाई 11 मिलियन टन। तो ये सारा चीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे हम बात करते हैं इंडियाज डीकार्बनाइजेशन प्लान। तो डीकार्बनाइजेशन प्लान क्या है, डोमेस्टिक कमिटमेंट, हम डोमेस्टिकली क्या कमिट कर रहे हैं। पॉलिसी टारगेट फॉर ग्रीन फ्यूल बंकरिंग पॉइंट्स एट तूतीकोरिन एंड कांडला। तूतीकोरिन और कांडला पे हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से ग्रीन फ्यूल बंकरिंग पॉइंट बना के बैठे हैं। इंडियाज मैरीटाइम एजेंडा क्या है, टारगेट्स 10% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी बाई 2025। 10% रिडक्शन होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस इंटेंसिटी में 2025 तक। तो हम 2025 तक ग्रीन हाउस गैस का रिडक्शन 10% करने के कगार पे हैं। लेवरेज इंडियाज 105 ग्रीन GW सोलर कैपेसिटी, 105 गीगावाट सोलर कैपेसिटी को हम और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं, जिससे हमें हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन मिले और डाउन स्ट्रीम फ्यूल्स मिले, ठीक है। तो हम ऑलरेडी ग्रीन फ्यूल्स फॉर शिपिंग वाला काम कर ही रहे हैं। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइंड विद सिंगापुर मैरीटाइम एंड पोर्ट अथॉरिटी टू को डेवलप ग्रीन फ्यूल सप्लाई चेन्स। साथ साथ सिंगापुर अथॉरिटी के साथ हमारा MOU साइन हो चुका है कि सप्लाई चेन्स को हम लोग क्या करें, मैनेज करें। अब देखो ये पूरा इंडिया के पोर्ट्स हैं, ये पूरे इंडिया के पोर्ट्स अगर आपको एग्जैक्टली नहीं भी याद है फिर भी काफी हद तक आप याद रखने की कोशिश करो। खासकर जो ये मेजर सी पोर्ट देख रहे हो, मेजर सी पोर्ट आपको याद ही रहना चाहिए, हल्दिया, पैरादीप, विशाखापत्तनम, चेन्नई, ठीक है, तूतीकोरिन, ठीक है, यहाँ पे मंगलुरु, यहाँ पे मर्मुगांव, पणजी और
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, और यहाँ पे आज आपका आ जाएगा कांडला पोर्ट जिसका नया नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट। ये सारा चीज आपको याद होना चाहिए, है ना। जितने नंबर ऑफ पोर्ट्स आपको याद होंगे, एरियाज याद होंगे, उतना आपके प्रीलिम्स के लिए फायदेमंद है। ग्रीन फ्यूल बंकरिंग पॉइंट्स आर बीइंग एस्टैब्लिश एट तूतीकुरिन, तूतीकुरिन और कांडला पे, ठीक है। तूतीकुरिन यहाँ देखो, ये नीचे वाला क्या है, तूतीकुरिन और कांडला है यहाँ पे। यहाँ पे ग्रीन फ्यूल बंकरिंग पॉइंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। इंडिया के लिए रिकमेंडेशन क्या है, नेशनल ग्रीन फ्यूल स्टैंडर्ड्स को का ब्लूप्रिंट दे दें हम लोग। नेशनल ग्रीन फ्यूल स्टैंडर्ड, ग्रीन फ्यूल किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ग्रीन फ्यूल का, कितना एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का होना चाहिए, उसका स्टैंडर्ड बना दे इंडिया। स्केल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम, हम मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करें, स्केल मतलब बढ़ाएं उसको, इलेक्ट्रोलाइजर का यूज, मेम्ब्रेन का यूज, कैटलिस्ट का यूज, एग्रीगेशन मैकेनिज्म का यूज करें, किस इंडस्ट्री को कितना डिमांड है उसको एग्रीगेट करें। इंसेंटिव अर्ली मूवर्स, अर्ली मूवर्स जो अर्ली इस काम में घुस रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज करें। इंटरनेशनल कोलेबोरेशन करें, लीड द क्लीन शिपिंग कोalition ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमीज एट आईएमओ टू एडवोकेट फॉर इक्विटेबल ग्रीन लेवी फ्रेमवर्क, जिससे कि इक्विटेबल ग्रीन लेवी फ्रेमवर्क को एडवोकेट किया जा सके। अब हो सकता है ये सारी चीजें टॉपिक्स आपको समझ में अच्छे से आई होंगी, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिहाजे से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।